हेलो, वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। आज आपने एग्जाम दिया है बीपीएससी का और 66 बीपीएससी के एग्जाम में। आज पहले जीएस के पेपर में स्टैटिस्टिक्स हमेशा की तरह आया और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो मैंने पढ़ाया था उसके संदर्भ में बड़े ही प्यार से सारे क्वेश्चंस कर दिए होंगे। सारे तो करने भी नहीं थे, 2 क्वेश्चन करने थे, वो 2 क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे। और आइए देखते हैं कि आपने क्या किया और कैसे किया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार होना चाहिए और आपने क्या जरूरी बातें कुछ मिस तो नहीं कर दिया। साथ ही उन बच्चे जो 67th और उसके आगे की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कैसे बनता है और क्या कंसेप्ट होना चाहिए। तो आइए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बीपीएससी का। जो पहला क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन हमेशा की तरह, वो क्वेश्चन किससे है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी देर के। ये देखिए लिखा है, नीचे दी गई सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन निम्नलिखित में दिया हुआ है, एकड़ में दिया हुआ है। ये चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य। अब इसमें पहला सवाल जो है वो ये है कि जो उत्तर देना है हमें कि कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% अंकित करता है। एक वृत्त में आप जानते हैं कि एक वृत्त में कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री का 50% यानी आधा कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री कौन कौन से है? तो यहाँ पे गेहूं का और चावल का, और ये 180 एक वृत्त में सीधे आधी लाइन होती है। तो आधी लाइन ये है पूरी, देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन आधी लाइन है पूरी। इस आधी लाइन में यहाँ पे नीचे वाले सब मिलके भी 180 बना रहे हैं और ऊपर वाले सब मिलके भी 180 बना रहे हैं। 360 का आधा आधा 180 होता है। लेकिन यहाँ पे शब्द में लिखा है कि कौन सी 3 फसलों का, 3 ही फसलों का। नीचे कई सारे फसल मिलके 180 बना रहे हैं, ऊपर के 3 फसल मिलके 180 बना रहे हैं, इसलिए आंसर होगा गेहूं, चावल और जौ। तो कौन से कुल क्षेत्रफल को 50% आवंटित करता है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चावल के लिए केंद्रीय कोण, उत्तर ऐसे होना चाहिए था आपका, ठीक है ना। उत्तर लिखने के लिए चावल के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कोण बराबर कितना है, 72 डिग्री। इसी तरह से गेहूं के लिए 70 केंद्रीय कोण कितना होगा? गेहूं के लिए लिखा है वो भी है केंद्रीय कोण बराबर 72 डिग्री। और जौ के लिए केंद्रीय कोण है, ये भी है 72 डिग्री। तीनों को जोड़ते हैं, तीन खाद्य फसलों का कुल योग, तीन खाद्य फसलों का कुल योग। लिखने का तरीका है, लिखना पड़ेगा, बीपीएससी में लिखना पड़ता है कुल योग बराबर 180 डिग्री। तो ये मिलकर के कितना है, जो कि 50% है। इसलिए तीन खास फसलों का क्षेत्रफल में तीनों खाद्य फसलों का खाद्य फसलों का के द्वारा आवंटित क्षेत्रफल का प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो 180 डिग्री टोटल डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 100% बराबर, ये हो गया 2 से कट गया, ये इससे 50 से कट गया, बराबर हो गया 50%। इसलिए उत्तर है चावल, गेहूं। इसलिए प्रश्न का उत्तर हो गया, उत्तर चावल, गेहूं और जौ। चावल, गेहूं और जौ। और जौ कौन सी 3 फसलें हैं, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि ज्वार के तहत कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ था तो चावल के लिए क्षेत्रफल मिलियन एकड़ में क्या था? इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं कि एक तो हम कुल क्षेत्रफल निकाल लें कि कुल आवंटित क्षेत्रफल कितना है इस ज्वार की मदद से,
और दूसरा है कि हम अनुपात समानुपात का उपयोग करके कर सकते हैं। तो ज्वार के लिए 18 डिग्री है और चावल के लिए 72 डिग्री है ना। देखिए तो 18 डिग्री के 1.5, तो 18 का चौगुना 72 डिग्री है, तो 1.5 का चौगुना कितना होगा, 6 मिलियन एकड़। आंसर हो गया बस। लेकिन अब इसको लिखना कितना है, कैसे लिखना है वहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। वहां भी जैसे हमने बता दिया था कि ये तीनों मिलके 180 हो रहे हैं, तो अब आंसर दे सकते थे कि 180 है। लेकिन ये प्रश्न जो है ये नंबर के हिसाब से बने होते हैं, और नंबर, तो ये क्वेश्चन चूंकि 4-4 मार्क्स के हैं, तो इसलिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अनुपात समानुपात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ज्वार जो है, ज्वार के लिए ज्वार और चावल, चावल का अनुपात है क्या, ज्वार और चावल का अनुपात है कितना, तो ये 18 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब ज्वार है 1.5 मिलियन में, तो चावल कितना होगा, चावल कितना होगा, ये x एकड़ मान लेते हैं, ये 18:72। इसको अनुपात समानुपात कहते हैं। इस थ्योरी से आप कर सकते हैं, इसको इक्वल टू के बजाय आप समानुपात का दे सकते हैं साइन। समानुपात का मतलब ही होता है इक्वल टू। तो ये हो गया। अब दूसरा बट्टा यहाँ पहला कर दूं, तो यहाँ भी हो जाएगा दूसरा बट्टा पहला। तो ये हो गया 18 4 जा 72, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6 मिलियन एकड़। आंसर मिलियन एकड़, ठीक है ना। ये है 4 मिलियन एकड़, तो ये हो जाएगा 1.5 मिलियन एकड़ है, तो इसलिए हो जाएगा इतना मिलियन एकड़। ये इस प्रश्न का जवाब है। आप इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका भी है कि हम कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और कुल क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इसको बना सकते हैं। कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे कि 18 डिग्री के लिए ये होता है प्रत्येक का हिस्सा कैसे होगा, ये है दूसरी विधि। आपको कोई एक ही विधि एग्जाम में लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, दूसरी विधि है। और हम दो तरीके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, और कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि यदि चावल के तहत कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन है, तो ज्वार का क्षेत्रफल बराबर, ज्वार का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा, ज्वार के लिए केंद्रीय कोण कितना है 18 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल के लिए, टोटल में ये 18/360, केंद्रीय कोण इंडिविजुअल के लिए, डिवाइडेड बाई 360, मल्टीप्लाई बाई टोटल। तो यहाँ पे दिया है 1.5 मिलियन, मिलियन एकड़, ठीक है। और ये है 18 2 जा 36, तो 1/20 हो गया। और ये कुल क्षेत्रफल हमें मान लेते हैं x है यहाँ पे, या कुल क्षेत्रफल यहाँ पे मान लेते हैं x, चूंकि वहां इस्तेमाल कर लिया है, कोई दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं टोटल, एरिया a है, ठीक है ना, a है कुल एरिया। तो ये हो गया। अब ये 1.20 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 30 एकड़। ये हो गया टोटल कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल जो आवंटित क्षेत्रफल है वो हो गया 30 एकड़, बराबर 20 मल्टीप्लाई बाई 1.5, दैट इज 30 मिलियन एकड़, मिलियन एकड़। ये हो गया। अब इसी तरह से जैसे ज्वार का निकाला, वैसे चावल का निकाल सकते हैं। इसलिए चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना हो गया, इसलिए चावल के लिए, चावल के लिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल बराबर, चावल का केंद्रीय कोण है 72 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360, मल्टीप्लाई बाई कुल क्षेत्रफल। और कुल क्षेत्रफल आ गया है कितना, 3 मिलियन एकड़, 3 मिलियन एकड़ कुल क्षेत्रफल। यही फॉर्मूला होता है, याद रहे। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, और 5 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर हो गया 6 मिलियन एकड़। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, और दोनों में बराबर ही नंबर मिलेंगे, किसी में कम या ज्यादा नहीं। ये दो तरीका है उत्तर, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो दो तरीका हमने बता दिया, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज्वार का कुल क्षेत्रफल निकाला, वैसे ही चावल का कुल क्षेत्रफल होता है। ज्वार का क्षेत्रफल, उसी तरह से चावल का क्षेत्रफल निकालेंगे।
ये कुल क्षेत्रफल यहाँ निकाल रखे हैं, उसकी जगह पे यहाँ ये वैल्यू रख दिया। तो ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा सवाल करते हैं। अगला सवाल लिखा है कि यदि गेहूं का उत्पादन जौ के 6 गुना है, प्रति एकड़ गेहूं और जौ की उत्पाद अनुपात क्या है? जौ की उपज का अनुपात क्या है? गेहूं का उत्पादन जौ के अनुपात का 6 गुना है। गेहूं है 72, जौ है 36। ठीक है ना, तो 36 डिग्री ये कुल मिलियन एकड़ में दिया हुआ है, 36 डिग्री है। और क्षेत्रफल क्या होगा? पहले क्षेत्रफल देखेंगे, उसके बाद उत्पादन की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल कितनी है, x है। ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना है, x है। इसको समझते हैं, तो लिख लेंगे कि माना कि जौ की उत्पादकता x मिलियन, x क्या क्विंटल, एकड़, कुछ भी लिख सकते हैं। उपज लिखा है यहाँ पे, ये नहीं लिखा किस अनुपात में है। यहाँ पे क्षेत्रफल सिर्फ लिखा है, उत्पादकता लिखी है। तो एकड़ के हिसाब से हम मान लेते हैं कि 1 टन प्रति एकड़ है। क्विंटल कुछ भी, किलो कुछ भी मान सकते हैं। गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है। तो माना कि जौ का उत्पादन उत्पादन x क्विंटल है, क्विंटल है। तो गेहूं का कितना हो जाएगा? तो गेहूं का उत्पादन हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन 6x क्विंटल, है ना। गेहूं का क्षेत्रफल है जौ के क्षेत्रफल का दुगुना। यदि जौ का केंद्रीय कोण है, गेहूं का एरिया, एरिया ऑफ इज टू एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ है, बार्ली यानी जौ का, बराबर क्या होगा, केंद्रीय अनुपात दिया हुआ है 72 डिग्री और ये 36 डिग्री। एरिया के अनुसार ही बढ़ता है ये। तो इसलिए ये कहेंगे कि एरिया ऑफ व्हीट अपॉन एरिया ऑफ बार्ली इज इक्वल टू 72 अपॉन 36, यानी एरिया ऑफ व्हीट एरिया ऑफ बार्ली का दुगना है। एरिया ऑफ व्हीट एरिया ऑफ बार्ली का दुगना है। अर्थात गेहूं का क्षेत्रफल, जहां यहाँ पे लिख देंगे स्पष्टीकरण के लिए कि ए डब्ल्यू मतलब एरिया ऑफ व्हीट, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए डब्ल्यू इज इक्वल टू गेहूं का क्षेत्रफल, गेहूं का क्षेत्रफल, और ए बी का मतलब जौ का क्षेत्रफल, जौ का क्षेत्रफल। तो ये है, ठीक है ना। अब इस तरह से गेहूं का क्षेत्रफल जौ के क्षेत्रफल का दुगना है। तो अगर जौ का क्षेत्रफल x है, चाहे कोई y वेरिएबल ले लें, तो गेहूं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2y। या जौ का क्षेत्रफल a ले लें तो गेहूं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2a, है ना। तो इस तरह से नीचे लिख देते हैं कि गेहूं का क्षेत्रफल अगर ये a है, जौ का अगर a है, ये 2a है, जौ का a है, तो गेहूं का क्या हो जाएगा 2a, अगर जौ का a मान लिया जाए तो। अब प्रति एकड़ कितना होगा, हमें निकालना है रेशियो प्रति एकड़ गेहूं की उपज। तो गेहूं का कुल उपज और जौ का उपज अपॉन जौ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कुल उपज में क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्रति एकड़। तो जौ का क्षेत्रफल प्रति एकड़ क्या है, जौ का क्षेत्रफल प्रति एकड़, ये अब हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जौ का उपज, जौ के क्षेत्रफल, जौ किसका किसका रेशियो पहले लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। देखिए जो रेशियो पूछा जा रहा है वो पहले पूछा जा रहा है प्रति एकड़ गेहूं और बाद में जौ। तो गेहूं और जौ का का उपज का अनुपात प्रति एकड़, तो पहले लिखेंगे गेहूं का, गेहूं का प्रति एकड़ उपज, गेहूं का प्रति एकड़ उपज, प्रति एकड़ उपज बराबर हुआ कितना, तो गेहूं का कुल उपज, कुल उपज, गेहूं का कुल उपज अपॉन गेहूं का कुल क्षेत्रफल, गेहूं का कुल क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा कुल उपज कितना है जी 6x और एरिया क्या है 2a, है ना। तो ये हो गया x/a। और जौ का प्रति एकड़ उपज कितना हो गया, एकड़ उपज बराबर जौ का कुल क्षेत्रफल, जौ का कुल उपज अपॉन जौ का कुल क्षेत्रफल।
जौ का कुल क्षेत्रफल, जौ का कुल क्षेत्रफल। तो ये हो गया इसका उपज, जौ का उपज कितना है x, तभी हमने गेहूं का 6x माना था। और जौ का एरिया है a, तो इसके हिसाब से ये हो गया गेहूं का 2 है, तो x बाई ए हुआ। इसलिए अभिष्ट अनुपात क्या होगा, ये देखो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो गया 3x बाई ए। अब x बाई ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1। ये अभिष्ट अनुपात इज इक्वल टू, इसलिए अभिष्ट अनुपात, अनुपात जो अनुपात हमें चाहिए वो ये हो गया, गेहूं का पहले लिखना था 3x बाई ए अनुपात x बाई ए। x बाई ए से x बाई ए कट जाएगा, ये दोनों बच गया 3 अनुपात 1 आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो एरिया दुगनी है और उपज 6 गुना है, तो ये 3 अनुपात 1 हो गया, प्रति एकड़ अनुपात हो गया। अगला जो सवाल है, यदि प्रति एकड़ चावल की उपज जौ की तुलना में 50% थी, यानी आधी थी, तो मान लेते हैं कि जौ की उपज, मान लिया, फिर से लिख सकते हैं ऐसे, माना कि जौ की उपज, की जौ की उपज प्रति एकड़, उपज प्रति एकड़, एकड़ x क्विंटल, x क्विंटल थी, ठीक है। तो चावल की, तो चावल की प्रति उपज एकड़ क्या होगी, चावल की हो जाएगी कितनी x बाई 2, x का 50%, x का 50% मतलब 100 बराबर x बटा 2 क्विंटल प्रति एकड़ थी, ठीक। तो x बटा 2। अब मान लेते हैं कि ए बी, माना ए बी बराबर ये है जौ का क्षेत्रफल, जौ का क्षेत्रफल, ठीक है। और ए आर राइस, ये है चावल का क्षेत्रफल, चावल का क्षेत्रफल। तो इसका केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है, बार्ली का 36 डिग्री और चावल का 72 डिग्री। तो इसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है, इसलिए प्रश्न से क्षेत्रफल का जो है वो केंद्रीय कोण के अनुपात में होगा। ये बार्ली एरिया ऑफ बी, मतलब एरिया ऑफ बार्ली और एरिया ऑफ राइस इज इक्वल टू, बार्ली का है 36 डिग्री और इसका है राइस का 72 डिग्री। यही अनुपात समानुपात हमने लगा दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे पीछे किया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बार्ली अपॉन एरिया ऑफ राइस इज इक्वल टू, ये हो गया 36 अपॉन 72। वही बात आ गई गेहूं और गेहूं वाली, यानी एरिया ऑफ राइस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बार्ली। ये हो गया कि राइस का क्षेत्रफल बार्ली के क्षेत्रफल का दुगना है। अब कुल उपज क्या होगा, तो जौ का उत्पादन, ठीक है, इसलिए जौ का उत्पादन, जौ का कुल उत्पादन कितना होगा, कुल उत्पादन रेट उसकी है, ध्यान से देखिए, जैसे 10 रुपए के हिसाब से आप पेन खरीदते हैं तो 5 पेन का दाम क्या हो जाता है, 10 गुने 5 50 रुपए। उसी तरह से जौ की ये रेट दिया हुआ प्रति एकड़, ये रेट होता है। और जौ का क्षेत्रफल जो है वो हम मान लेते हैं कि कुछ भी मान सकते हैं, जैसे y मान लिया, एरिया ऑफ ये दिया हुआ, एरिया ऑफ बी दिया हुआ है, जौ का क्षेत्रफल यही दिया हुआ है। तो ये हो गया कितना, एरिया ऑफ बी दिया हुआ है, जौ का क्षेत्रफल ए बी हमने माना है, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट इज इक्वल टू कुल क्षेत्रफल। तो ये हो गया जौ उत्पादन, सॉरी, एरिया ऑफ बार्ली मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये हो गया क्विंटल, क्विंटल, ठीक है। अच्छा, चावल का कुल उत्पादन क्या हो गया, चावल का कुल उत्पादन, कुल उत्पादन ये भी उसी तरह से निकलेगा, क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा एरिया ऑफ राइस मल्टीप्लाई बाई इसका रेट क्या है x बाई 2 क्विंटल, बोलिए। तो ये हो गया एरिया ऑफ राइस कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बार्ली, है ना, मल्टीप्लाई बाई x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये भी हो गया एरिया ऑफ बार्ली इंटू x क्विंटल, ये भी एरिया ऑफ बार्ली इंटू x क्विंटल है, ये भी एरिया ऑफ बार्ली इंटू x क्विंटल है। तो बेशक इसका क्षेत्रफल आधा हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी रेट जो है, उपज जो है वो आधी है, तो दुगना क्षेत्रफल होने के बाद भी उतना ही उपज होगा।
तो दोनों का पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत है, तो दोनों बराबर बराबर है, ठीक है ना। तो जौ का उत्पादन चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, अगर बराबर है तो 100% है ना। तो ये प्रतिशत निकाल के दिखाना होगा, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, जौ का उत्पादन तो जौ रहेगा ऊपर, जौ का उत्पादन ऊपर, चावल के उत्पादन की कंपेरिजन में निकालना है तो चावल का उत्पादन नीचे, और प्रतिशत बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। यही तरीका सिखाया ना हमने, यही हमने क्लास में बताई है। ओके, इसलिए अभिष्ट प्रतिशत बराबर अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत का मतलब जो निकालना है ना, वही। तो क्या है, ये जौ के कंपेरिजन करना है चावल से, तो ए बी इंटू एक्स अपॉन नीचे क्या है, ए बी इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 100%, ये इससे कट गया और ये हो गया 100% आंसर, ठीक है। ओके, तो ये प्रश्न 10 नंबर का था। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ए बी ए आर लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे आप वाई पी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे तब भी चलेगा। हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब एक सवाल है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल प्रश्न का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो था 4+4, यानी पहले दो प्रश्न 4-4 नंबर के थे, 8 नंबर का, फिर 10 नंबर का, फिर 10 नंबर का, टोटल 36 नंबर का ये सवाल है। 5 पार्ट हैं, तो पहले दोनों 4 के, उसके बाद 8 के, फिर पिछला प्रश्न 10 का और ये भी 10 का है। तो ये प्रश्नों की आवंटन, अंकों का आवंटन है इसके आधार पर। ये प्रश्न भी 10 नंबर का है। यदि कुल क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि होती है और गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में 12% की वृद्धि होती है, तो नए वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका हल ऐसे होगा, कैसे, माना कि कुल क्षेत्रफल ए है, कुल क्षेत्रफल ए है, कुल क्षेत्रफल ए है। हर एक प्रश्न को अलग अलग प्रश्न समझना चाहिए। जब तक कोई डाटा सेंट्रली नहीं दिया हो तब तक हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जैसे कुल क्षेत्रफल हमारा आया था यहाँ पे, ये आप सोच रहे होंगे कि आपका तो कुल क्षेत्रफल आया था, यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो 30 मिलियन एकड़ आया था, इसी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रफल आप ये मान रहे हैं या कुछ और मान रहे हैं। ये सिर्फ इस प्रश्न के लिए दिया है, इफ, अगर ऐसा है तो। ये दूसरे सवाल में बदल भी सकते हैं, आप ये डाटा भी ले लेंगे तब भी सही होगा, लेकिन टेक्निकली सही नहीं होगा। जब तक ये आंकड़े यहाँ न दिए जाएं, ध्यान रहे, यहाँ पे अगर पूरे आंकड़े दिए गए हैं इस डाटा में, उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी किसी पर्टिकुलर प्रश्न में दिया गया है कोई आंकड़ा, तो वो उसी प्रश्न के लिए वैलिड है, पूरे के लिए वो वैलिड नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हम बार बार हर एक में अलग अलग वेरिएबल मान रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न एक अलग प्रश्न है, ठीक है ना। उसके आधार पे जो केंद्रीय कोण दिया गया है वो सभी प्रश्नों के लिए सेम है, लेकिन अगर कोई डाटा दिया गया है तो वो एक पर्टिकुलर प्रश्न के लिए है ये। तो यहाँ कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए है, ए एकड़, मिलियन एकड़, मिलियन एकड़, ठीक है ना, ए मिलियन एकड़। यहाँ पर भी एरिया जो हम मान रहे हैं वो मिलियन एकड़ में ही मान रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ आप मिलियन एकड़ में लिख सकते हैं, प्रति मिलियन एकड़। इस शब्द में यहाँ पे थोड़ा सुधार कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। कुल उत्पादन ये प्रति एकड़ है इतना, ये सब जो आपने किया है ना ये सब मिलियन एकड़ में है, तो ए एरिया जो है वो मिलियन एकड़ में है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें कि मिलियन एकड़ में, मिलियन एकड़, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलियन एकड़ होगा, यहाँ पर भी ये मिलियन एकड़ होगा, मिलियन एकड़। वैसे अब इस रेशियो जब निकालेंगे तो ये मिलियन मिलियन कट जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ लिख सकेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलियन एकड़, चाहे 1000, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी, और 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे भी, और 10 लाख से यहाँ पर भी, तो बात वही कट जाएगी, लेकिन लिखना चाहिए ये सारी चीजें, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है ना। ये मिलियन एकड़, तो ये इससे कट ही जाएंगे, आंसर वही आएगा बट लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लिख देंगे मिलियन एकड़, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर भी ये ए आर, लेट मान लिया कि ए आर जो है ये किस में है, ये मिलियन एकड़ में, मिलियन एकड़, ये शब्द लिख देना चाहिए, ठीक है ना, ये सब लिख देना चाहिए, मिलियन एकड़। फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन लिखना चाहिए, यूनिट है तो लिखना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए इसको अलग से कलर से लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया कुल उत्पादन इतना, तो कुल उत्पादन इतना मिलियन होगा यहाँ पे, मिलियन इसलिए कि मिलियन एकड़ में है तो इतना मिलियन मल्टीप्लाई बाई दिस, है ना, तो ये होगा इतना क्विंटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कुल क्षेत्रफल एक ए मिलियन एकड़ है, क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि होने के बाद, क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना होगा, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल होगा कितना, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 5% की वृद्धि, मतलब ए में 5% और जोड़ दिया, 5% का मतलब 5/100, यानी 105/100 ए हो गया, 100 ए प्लस 5 ए 105 ए, यानी 21/20 ए हो गया। नया क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। गेहूं के उत्पादन में गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो ये हो गया गेहूं के लिए पहले आवंटित क्षेत्रफल था 100 A/5, 12% वृद्धि का मतलब, जैसे यहाँ 5% वृद्धि का मतलब 105/100 से गुना किया, वैसे ही यहाँ पे भी इसमें 12% वृद्धि का मतलब 12/100 और जोड़ दो या 112/100 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, तो A/5 इंटू 112/100 ये होगा, तो 112/100 से गुना कर देते हैं, 12% वृद्धि का मतलब 5% वृद्धि करनी हो तो 105/100 से गुणा कर देते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप पता कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब हमें करना क्या है, इसमें निकालना है कि 112 अब इसके लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, गेहूं के लिए आवंटित केंद्रीय कोण, तो ये क्षेत्रफल हुआ कुल क्षेत्रफल, गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल ये हो गया, इसको आप काटेंगे तो ये 28 से कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, मतलब 25A/125 हो गया। अब ये जो है नया क्षेत्रफल हमारा क्या है, नया क्षेत्रफल ये है और केंद्रीय कोण ये है, मतलब केंद्रीय कोण निकालना है, नया क्षेत्रफल ये है और गेहूं का क्षेत्रफल ये है, तो केंद्रीय कोण बराबर गेहूं के लिए आवंटित केंद्रीय कोण बराबर गेहूं के लिए नया केंद्रीय कोण बराबर क्या होगा, तो गेहूं का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल, है ना, और मल्टीप्लाई बाई कितना 360 डिग्री, तो 360 की डिग्री को ही बांटना है, तो गेहूं का क्षेत्रफल हो गया, ये सब मिलियन एकड़ में, ठीक है ना, मिलियन एकड़ में, ये है मिलियन एकड़ में, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको मिलियन एकड़, ये लिखना चाहिए एकड़, ठीक है ना, यहाँ भी लिख देंगे मिलियन एकड़। वैसे ये कट जाने हैं, ये इसमें नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली सही नहीं होगा, लिखना चाहिए, ठीक है। तो गेहूं का क्षेत्रफल कितना है हमारा, गेहूं का नया क्षेत्रफल है 28A/125, 28A/125 मिलियन एकड़ डिवाइडेड बाई नया क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये हो गया 21A/20 मिलियन एकड़ और मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। अब मिलियन एकड़ कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 28/125, ये ऊपर जाके 20/21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ठीक है ना, तो ये 7 से हो गया, ये 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28,
5 से ये कट जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 25 जा 125, ये हो गया। अब ये 25 कट जाएगा 5 से, और ये कट जाएगा 120 से, और 25 5 से, और 5 से ये 24 टाइम्स कट जाएगा। तो नीचे सिर्फ बच गया 5, 24 4 जा 96, एंड 96 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, एंड 2 38 अपॉन 5। इसको आप लिख सकते हैं 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 7 5 जा 35, एंड 3 बचेगा 34, 6 एंड फिर 4 है तो 8 डिग्री, ये आंसर होगा। तो ये नया केंद्रीय कोण होगा, अंश वही केंद्रीय अंश जो बोल रहे हैं वो होगा 76.8 डिग्री। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको कर पाए होंगे, अच्छी तरह से कर पाए होंगे, हुई होगी आपको, और आपने बड़ी आसानी से इसको कर दिया होगा। ठीक है ना। अब फिर अगली क्लास अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं, मतलब अगली क्वेश्चन को अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।